6 वी स्टार्ट अवर हिंदू डिस्कशन। फर्स्ट पेपर जो न्यूज़ है रिलेटेड टू द मतलब कि आईटी रूल्स हैं। हमने कई बार डिस्कस किए हैं आईटी रूल्स में क्या क्या है। 3 टायर स्ट्रक्चर होगा उसमें, मतलब कि शिकायत करने का। फिर मिनिस्ट्री पहले वो लोकल वाइज करेंगे, मिनिस्ट्री वाइज करेंगे। एक कमिश्नर होगा जो रिपोर्टिंग इंडिया के अंदर उसका रेसिडेंस होना चाहिए, वो मतलब कॉपरेट करेगा मिनिस्ट्री के साथ। एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, वो भी। और फिर जो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनको डिफरेंट डिफरेंट डिवीज़न में बांटा जाएगा। जो ए लेवल के हैं सर्टिफिकेट, या 13+ है या फिर 18+ है, उस हिसाब से। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो आईटी जो रूल्स हैं उसको ट्यूटर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो भी हैं उसमें क्या क्या है। जैसे केस चला गया था कि इसमें प्राइवेसी की चीज़ें हैं, पर अब लास्ट में यही आया। सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2002 ने सीधा बोल दिया, 2000 ने सीधा बोल दिया कि ट्विटर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी जो व्हाट्सएप है उसका केस अभी हाई कोर्ट के अंदर, वो बाद में देखेंगे। फिर इधर न्यूज़ आती है G7 नेशन जो है वो एग्री हो गए हैं यूनिफॉर्म मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था प्रॉब्लम क्या थी, कि इसमें क्या होता था, वो टैक्स के एवेजन होता था। वो कैसे होता था, जैसे कोई भी कंपनी है, पेरेंट कंपनी उसकी यूएस में है, वो क्या करती थी, मॉरिशस में अपना ऑफिस डेवलप करती थी और इंडिया में एंटर कर जाती थी। और मॉरिशस और इंडिया के बीच में एक डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी साइन थी, कि अगर आपने मॉरिशस में कोई टैक्स भर दिया तो आप इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स नहीं भरोगे। तो उसको टैक्स चोरी करने के लिए, मॉरिशस में कम टैक्स है, इंडिया में ज़्यादा टैक्स होता था, तो वो चोरी ऐसे करते थे। तो अब उसके लिए एक पैटर्न सेट किया गया। वर्ल्ड में कहीं भी होंगे आप, यूनिफॉर्म पूरे वर्ल्ड में एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स आपको देना होगा जहाँ पे आपकी कंपनी वर्क कर रही होगी। तो ऐसा बोल दिया। जो क्रॉस बॉर्डर टैक्स का जो लूप होल्स थे उनको मतलब ठीक किया गया। वर्ल्ड बिगेस्ट मतलब एक तरह से बोला जा सकता है ये स्टेप लिया गया है। और एटलीस्ट 50% जो एक टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स रखा जाएगा ग्लोबली, वो इतना रखा जाएगा। कहीं भी कंपनी जहाँ कंट्री में ऑपरेट कर रही है उस कंट्री में देना होगा। एक मतलब कि हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है बीच में विविन G7 नेशन का, पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ होगी। बहुत बड़ा इशू था इंडिया के सामने। तो हम पढ़ेंगे कि डबल टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, G7 नेशन क्या होते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे कि बेस इरोजन वाला जो सिस्टम है वो क्या होता है। वो बेसिक नोट से पढ़ेंगे। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू आती है आपका, ये तो मैं मार्क कर देता हूँ थोड़ा पढ़ने के लिए, वरना ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है रिलेटेड टू डील 42 डेज वीक के हो गए। ये भी एक थोड़ा फनी न्यूज़ है, फेसबुक वाली, आप पढ़ लेना। फेसबुक ने एक जान बचाई है। फिर जो झारखंड और उड़ीसा है, इसमें मानसून 15 जून को मूव करते। देखो ये इंडिया है पूरा, ये ऐसे इंडिया है, ठीक है ना। मानसून ऐसे मूव करता है दो चेन में, एक तो जाती है इधर से निकलती है उसकी मतलब जाती है, एक मानसून ऐसे जाता है इधर से घूमता हुआ और ऐसे वेस्ट बंगाल से टर्न ओवर होता हुआ इधर के साइड, एक ऐसे जाता है, दो चेन में जाता है। तो दोनों ही चेन 15 जून के आसपास ऐसे मिलेगी। आगे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है ये भी कोई हमारे काम की नहीं है। फिर आफ्टर ए साइक्लोन, मतलब कि ईयर आफ्टर, मतलब निशागर जो साइक्लोन आया था आपका, वो लास्ट ईयर आया था। उसकी मतलब अभी चीज़ें चेक की गई हैं, कितना उसे डैमेज किया था, क्या क्या हुआ था। जो चीज़ उसने की थी उन सब चीज़ को दोबारा से ठीक किया गया। तो आपको याद रखना है, आपको जो निसर्गा जो साइक्लोन आया था वो लास्ट ईयर आया था, और कहाँ पे आया था, वो अरेबियन सी के साइड आया था। इस ईयर कौन कौन से हैं, यास आया है, और आपका कौन सा है, आपका ताउते आया है। ताउते जो है वो उसका नाम किसने दिया, उसका म्यांमार ने दिया, और यास का नाम किसने दिया, इसका ओमान ने दिया। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कैसे इनके नाम डिफाइन किए जाते हैं। फिर यही न्यूज़ आती है G7 से रिलेटेड, जो यूनिफॉर्म टैक्स है, फ्रंट पेपर की यहाँ पे कंटिन्यूशन है, ये सारी चीज़ें। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मिडिल क्लास है, मतलब बैडली हिट हुई है। वो कैसे हुई है, बैडली हिट हुई है, तो उसे जो लोन है उसके लिए मोरेटोरियम पीरियड देना चाहिए। मोरेटोरियम कुछ नहीं होता, एक शॉर्ट टाइम के लिए लास्ट ईयर किया गया था। शॉर्ट टाइम के लिए जो आप EMI वी पे करते हो उसे रोक लगा दी जाती है कि इस 3 मंथ के लिए आप नहीं दोगे, पर नेक्स्ट मंथ से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसमें कोई माफ़ी नहीं होती है, उसमें ये नहीं होता है कि आपको देना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, बस उस टाइम पीरियड के लिए आप पे नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको देना पड़ेगा। वो बैंक डिसाइड करेगा वो कैसे लेगा। तो ये सारी चीज़ें कि मोरेटोरियम पीरियड देना चाहिए। जो बैडली हिट हुआ है, किसके सामने बैडली हिट हुआ है, जो मिडिल क्लास के सामने बहुत बड़ा हिट पहुंचा है इस वजह से। अब जो उनकी वर्डिक्ट है, जो उन्होंने बोला है, उसको आप देख सकते हो। इट इज़ नॉट हिडन ट्रूथ, ये कोई हिडन ट्रूथ नहीं है कि मिडिल क्लास हैव बीन बैडली हिट बाय द मतलब कि फाइनेंशियल मतलब इम्प्लीकेशंस ऑफ कोविड-19। एक वर्स्ट इंडिकेटर है टुवर्ड्स द सोसाइटी, जो सेकंड वेव है उसने एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट कर दिया कि लोगों की डेथ भी हो गई है, फाइनेंशियल बर्डन में पहुंच गए, ऐसा देखा गया। ये पूरे कहानी थी पास्ट मंथ की, पास्ट एंड हाफ मंथ की, 1.5 महीने के आसपास जो रिजल्ट निकला, पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास लूजिंग देयर जॉब्स ऑल्सो। तो मिडिल क्लास पे बहुत बड़ी इफेक्ट पहुंचा है। तो इनके नियर अबाउट एक रिपोर्ट कहती है आपकी मतलब कि
पीव रिसर्च सेंटर जो है उसने एस्टिमेट लगाया, आप ये मेंशन कर सकते हैं मेंस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की लाइन मेंशन कर सकते हैं कि 32 मिलियंस पीपल वर ड्रिवन इनटू द पॉवर्टी बाय द पेंडेमिक लास्ट ईयर। ये 32 मिलियंस लास्ट ईयर गए थे। अब आप इस साल लगा रहे तो वर्स्ट हिट आया था, सेकेंड वेव जो था, इससे कितने मिलियन लोगों की जॉब चली गई होगी। तो यही सारी चीज़ बोली गई है कि जिसमें लोन अकाउंटेड है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए थे बैंक के सामने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के सामने प्रॉब्लम फेस की थी, लास्ट ईयर भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, इस ईयर भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, उस चीज़ को देखो। और मे भी अगर बन सके तो मोरेटोरियम मत, थोड़े दिन के लिए माफ़ी उन्हें प्रोवाइड कर दो कि 1-2 महीने वो लोन ना दें, वो बाद में कंटिन्यू कर देंगे। तो हम इसे पढ़ेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने, बाद में पढ़ेंगे बेसिक नोट से। एक न्यू डाटा मिसिंग पर्सन फॉर ए मिसिंग पर्सन, अभी क्या है जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस बोल सकते हैं, ऐसे इंटरपोल बोलते हैं, एक न्यू ग्लोबल डाटाबेस तैयार किया है इन्होंने, ठीक है ना। उसका नेम रखा गया आई फैमिलिया, FAMILI, आई फैमिलियस का नाम रखा गया। एक डाटाबेस तैयार किया है, जो भी पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कोई पर्सन मिसिंग होगा, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में कोई भी पर्सन मिसिंग होगा, उसका डीएनए चेक किया जाएगा, मतलब फिर उसके फैमिली से डीएनए मैच किया, जब लोगों का आपके पास डीएनए होगा बहुत सारे लोगों का, आप मैच करो किससे, मतलब मिलता तो नहीं है, तो वही सारी चीज़ के लिए एक डीएनए, मतलब उन्होंने डीएनए का एक तरह से तैयार किया है, तो उसे आई फैमिलिया नाम दिया गया। अब इंटरपोल क्या होता है, ये कैसे लुकआउट नोटिस निकालता है, इंटरनेशनल पुलिस होती है, और इंडिया में इसको कौन कॉपरेट करता है, इंडिया में कौन देखता है इंटर इस चीज़ को, तो वो पढ़ेंगे हम बेसिक नोट से, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा हर चीज़। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आती है मोदी, आपको जो जिंक कैपेबल लीडर हैं दोनों आपस में, जो चाइना के और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कैपेबल लीडर, इनको साथ में बैठ के बायोलेटरल जो इशू है उसको सॉल्व करना चाहिए, पुतिन ने ऐसा बोला। फिर कश्मीर का रोड मैप जो है मस्ट फॉर टॉक, अभी ये जो पाकिस्तान के इन्होंने बोल दिया है कि साथ में बैठ के ही बात कर सकते हैं हम, ये सारी बातें हैं। FTA ब्लैक लिस्ट, पाकिस्तान में मतलब प्रोग्रेस किया है ऑन टेरर फाइनेंस रेटिंग, मतलब थोड़ा उसने प्रोग्रेस किया है, डेवलपमेंट कम आया कि मतलब जब FTA ने ब्लैक लिस्ट किया था उसे, तो उसने उसके टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान ने वर्क करना स्टार्ट किया। तो हम FATF के बारे में पढ़ेंगे, ये है क्या, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपकी ट्विटर, ये तो हमारे कंट्री से नहीं है पर आपको याद रखना है लिखने के लिए, ये नाइजीरिया के PM, उनका ट्विटर ने उनका अकाउंट डिलीट कर दिया था, तो उन्होंने ट्विटर को ही बैन कर दिया अपनी कंट्री के अंदर से, ये देखा गया। चाइनी इंटरनल सिक्योरिटी मतलब कि बिगेस्ट कंसर्न, ठीक है ना। अभी चाइना में क्या चल रहा है, मतलब उसके जो, आपको पता है चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है चाइना के अंदर, ठीक है ना। एक तो कम्युनिस्ट है और सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। आपको ऐसा लगता है कि चाइना की जो पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, वो मोनोलिथिक है, दोनों एक ही हैं, विद वन लीडर, वन चेन ऑफ कमांड, 1.4 बिलियन पीपल फॉलोइंग दैट लीडर, की एक ही लीडर है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है, उनके भी इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है। उनके जो फ्रैक्शनलिज्म है, पार्टी के अंदर ही उनके डिवीज़न है, कि कुछ लोग फॉलो करते हैं आपके मायोते वाले पार्ट आदमियों को, कुछ दियांग जिनपिंग वाले आदमी को फॉलो करते हैं, कुछ जो करंटली PM है जिनपिंग है उनको फॉलो डोमिनेटेड है, तो उनके अंदर भी फ्रैक्शनलिज्म है। कहते हैं ना एक ही पार्टी के अंदर दो गुट बनना, तो उनके अंदर भी बहुत बड़ा फ्रैक्शनलिज्म है, टाइम टाइम पे देखा गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक लूप होल मेंशन कर सकते हो, कम्युनिस्ट या सिंगल पार्टी में भी एक लूप होल हो सकता है, फ्रैक्शनलिज्म, तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। दैट चाइना मस्ट बी लीड बाय द मतलब कम्युनिस्ट पार्टी एंड द जो अथॉरिटी मतलब डोमेन्स है, मतलब कि पार्टी का पॉलिटिकल टर्म मस्ट बी नॉट अलाउड टू बी डाइल्यूटेड। तो यही सारी चीज़ें कि फ्रैक्शनलिज्म ये है कि आपके घर में भी हो सकता है, आपने देखा होगा, तो ये सारी न्यूज़ है। 140 किल्ड बाय द मतलब कि आपकी बुरकानियो फेसो एक जगह है, बस आपको याद रखना है, ये माली और नाइजीरिया मतलब निगर के बॉर्डर पे, तो आपको मैप में जाना है अपने घर में और देखना है माली और निजर कहाँ पे है, ये नाइजर कहाँ पे है, ये मैप में आपको देखना है, अफ्रीका के हैं, वहाँ पे जगह है आपका बुर्किन फेसो। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है एकदम, यहाँ पे चलता रहता है। यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप है, ये अलकायदा का ही ग्रुप है, इस्लामिक स्टेट ग्रुप है, और सिविलियन को ही मारते रहते हैं, तो ऐसा ये वो नहीं है, ये टेररिस्ट नहीं है, ये पुलिस है, वहाँ की पुलिस ऐसी होती है। ये है कि सोल्जर हैं ये, अब बचा रहे हैं लोगों को, वेस्टर्न अफ्रीका की साइड में ये है, ये जो रीजन है, देखो ऐसे वाला रीजन है ना, ये वाला आपको देखो, सॉरी, ये मैंने अफ्रीका का मैप बनाने की कोशिश की थी, ये अफ्रीका का जो मैप है ना, ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, इस एरिया में ये एक्टिव है, इस एरिया में ये एक्टिव है, तो ये बताना आपको कौन सा रीजन है, कौन सा गल्फ पड़ता है, ये कौन सा गल्फ है, ये आपको कमेंट में जाके बता, थोड़ा प्रैक्टिस किया करो, मैं तो बता सकता हूँ, पर मैं इसलिए सोचता हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद रहेगा। फिर दूसरी न्यूज़ आती है, साइंस टेक पोर्शन स्टार्ट हो गया, ये है स्टे प्रिपेयर फॉर मल्टीपल वेव्स एंड द वेरिएंट। अभी देखो मैं कितने वेरिएंट के नाम बता सकता हूँ, UK वेरिएंट, उसके बाद आपका ये, उसके बाद ब्राज़ीलियन वेरिएंट, साउथ अफ्रीका, इंडियन,
हाइब्रिड मॉडल, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फ़ा, इतने सारे वेरिएंट बन गए हैं चीज़ों के। अभी मैंने कल ही बताया था आपको एक वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट, इतने सारे वेरिएंट आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो और वेरिएंट फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके लिए हमें कैसे उसे हैंडल करना है। अभी देखा ये अल्फ़ा वेरिएंट था B117, फिर उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया B16। ये थोड़ा याद रखना, मैच द फॉलोइंग में किसी स्टेट एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सेकेंड वेव जो इंडिया में थी इन दो वेरिएंट की थी, अल्फ़ा और डेल्टा की वेरिएंट की, उसे इंडियन वेरिएंट भी एक से बोल सकते हैं। अगर इसमें से आप 2 हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन वेरिएंट हो जाएगा। तो देर इज़ नो डाउट देर इज़ अनदर वेव आ सकती है नवंबर दिसंबर, ऐसा कोई डाउट नहीं है। अनदर वेव आएगी, पर उसके लिए आपको तैयार होना है। चीज़ों को जो आपने इस साल गलती करी है कि उन चीज़ों को तैयार करना है, और आपको कोशिश करनी है वैक्सीनेशन को और इंक्रीज़ करने की। अभी 28 मिलियन के आसपास आप डेली वैक्सीनेशन कर रहे हो, कोशिश करो कि इसे बढ़ाया जाए, डबलिंग किया जाए, और स्पीडली आप वैक्सीनेशन लोगों को दे पाओ। करंटली आप जो पर डे 10 मिलियन के आसपास 10-12 लाख लोगों को दे रहे हो, ओवर ए टाइम जो आपको मिड जून तक क्या करना है, आपको और बढ़ाना है वैक्सीनेशन को, कई नियर अबाउट उसको बढ़ाते रहना है वैक्सीनेशन को, कि ये वेव जो नवंबर दिसंबर तक बताई जा रही है कंप्लीट करो। ऑक्सीजन जो मेडिकल फैसिलिटी की शॉर्टेज आई थी उसको और बढ़ाओ, और जो बाहर की कंपनियां फाइजर वाइजर उनसे और चीज़ें करो, अपने मैन्युफैक्चर बढ़ाओ, जो ट्रेड एग्रीमेंट ट्रिप्स के उन पे बात करो। तो आपको क्या फोकस करना है, वैक्सीनाइजेशन प्लस आपको जो बेसिक फैसिलिटी है मेडिकल फैसिलिटी उसको पे भी फोकस करना है। टाइम है, लास्ट ईयर की तरह गलती मत करना। फर्स्ट वेव क्या बहुत रिलैक्स हो गए, आपने इलेक्शन ऑर्गेनाइज करा ली डिफरेंट डिफरेंट स्टेटों में, उससे यही हमें देखनी पड़ी। नियर अबाउट पूरे इस कोरोना काल में जो डेथ हुई है, मैं आपको एस्टिमेट बताता हूँ, ये मेरा एस्टिमेट नहीं है, ये इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी का ऑक्सफोर्ड का एस्टिमेट है। उसने बताया कि नियर अबाउट इंडिया में 50 to 40 लाख डेथ हुई हैं, जो हमारे बता रहे हैं 4 से 5 लाख डेथ। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है कार्बन स्टोरेज। अभी कार्बन कैप्चरिंग, कार्बन स्टोरेज कैसे होता है, जैसे कार्बन हवा में गया, या तो उसे कैप्चर करके समुद्र के अंदर कैप्चर कर देते हैं, या फिर लैंड फिलिंग्स होती है वहाँ पे कैप्चर कर देते हैं, यहाँ पे कोई गैस निकालते हैं ज़मीन से, वहाँ पे खाली रहता है, वहाँ पे फिल कर देते हैं उसे कार्बन को कैप्चर करके, कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए रख लेते हैं। तो वही है कार्बन कैप्चर एंड आपकी स्टोरेज। जो आपके फोर्सेज हैं चैलेंज हो गए एस्टेब्लिश बाय द इकोनॉमिकल वैल्यू, कैप्चर कार्बन इनटू बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीडे मटेरियल परफेक्ट बिफोर इट कैन बी यूज प्रैक्टिकल। हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको करना है बिल्डिंग में जो ब्लॉक्स हैं उसमें आप कार्बन उसमें कैप्चर कर सकते हो। यही है जो कार्बन CO2 जो इंक्रीज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है CO2, उसको कम करने के लिए कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी है। दूसरी न्यूज़ आती है आपकी बोस्ट आइसन, आपका कंसिडरेशन, ये कोई टर्बुलेंस सिस्टम है ये रॉकेट का, ठीक है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कुछ इसके लिए एडवांस टेक्निक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत वास्ट है। ये वास्ट इन द सेंस बिल्कुल ये फिजिक्स के ऊपर थोड़ा बेस है, आपको चीज़ों को समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, UPSC एक जनरलाइजेशन एग्जाम है। आप क्या करते हो, आप बिल्कुल बाल के पत्थर तक जाते हो, बिल्कुल नीचे तक। आपने ये पढ़ लिया कि B1 वेरिएंट है, तो ये कैसे बनते हैं, B1 B2 क्या, इतना UPSC नहीं पूछता रहा, इसलिए लोग बच्चे आधे रह जाते हैं। हमें PhD नहीं करनी है, हमें एग्ज़ाम को निकाल के आगे बढ़ना है। तो जनरलाइजेशन एग्ज़ाम है, तो इस चीज़ पे यही चीज़ें बारी बात की गई हैं। ये है एक जो थर्मो आपका एक्यूटिक इनसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मत पढ़ो। F1 इंजन में यूज़ होता है, अपोलो रॉकेट में यूज़ होता है, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें एक न्यू सिस्टम डेवलप किया गया है, उसको बस आप याद रखो कि उसमें पहले प्रॉब्लम आ रही थी। अब एक नया तरीके का सिस्टम लेके आया है, जो मतलब कि सेल्फ सस्टेन लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोडिक्ट पे वर्क करता है, ऑस्किलेशन पे। थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है ये, ठीक है ना। थर्मल मतलब ये गर्म हो जाता था, विंग्स में प्रॉब्लम आने लगती, सब चीज़ प्रॉब्लम आने लगती, तो उसको प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को, बस इतना याद रखो। अब एक स्टडी की गई है, ठीक है ना, एक स्टडी की गई, उसमें पता लगा है कि ये जो पूरा कोरोना काल, ये जो मेंस के लिए पॉइंट है आपके, ये वो PIT ने निकाला है, आपकी PTI ने निकाला है। तो ये एक है कि 2 लाख किलोग्राम बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा था लास्ट मंथ कोविड टाइम पे हॉस्पिटलों द्वारा। तो आप कितने थे, ये जो हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट होता है, तो आपको क्या पढ़ना है इसमें, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। हॉस्पिटल वाले वेस्ट पढ़ना है आपको, वो कैसे होता है। बायोमेडिकल वेस्ट जो एक्ट है 2013 2016 और 18 में अमेंडमेंट किया गया था, वो एक्ट जाके आपको पढ़ना है, उसके अंदर कैसे है, कैसे आपको कहाँ पे डालना है। जो बायोमेडिकल वैन होंगी GPS कनेक्टेड होंगी, हाँ ठीक है। बैग्स होते हैं, ग्रीन बैग में कौन सा, ब्लू बैग में कौन सा, रेड बैग में कौन सा, येलो बैग में कौन सा, पंचर ट्यूब में कौन सा आपको चीज़ें डालनी है बायोमेडिकल वेस्ट की, वो एक बार आप देख लेना। तो 2 लाख के आसपास आप याद रखो, 2 लाख किलो जो ग्राम जो वेस्ट जनरेट बायोमेडिकल से हुआ, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। स्टेट ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट 2021 के लिए, मतलब उस चीज़ को कंट्रोल करना है और कम करना है कि हम ज़्यादा वेस्ट ना करें। यही सारी चीज़ें हैं।
दूसरी जो न्यूज़ आती है, हाउ रिकवर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, वह बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं पढ़ना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से कैसे हम रिकवर हो। उसके बाद नॉइज़, जो एलिफेंट है उस पर रिसर्च की गई है, थोड़ा वो स्पंज टाइप होती है, जब वो पानी लेता है वो बहुत पानी ले सकता है अपनी स्पंज, 30% जो होता है उसके नॉस्ट्रिल जो होते हैं वो मतलब सिकड़े हुए रहते हैं इनहेल करने, जब वो पानी वानी लेता है तो बहुत स्पीड से मतलब चीज़ों को अंदर कर सकता है। ये सारी न्यूज़ आई है। फिर कोविड-19 वैक्सीनेशन आज द मतलब कि इंडिम्यूनिटी जो क्लॉज है उसको मतलब सॉल्व करना है। अब इंडिम्यूनिटी क्लॉज क्या है, देखो जैसे ये कोई फाइजर की कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है आपकी, सिरम इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या करना है, बीच में गवर्नमेंट है, पहले तो गवर्नमेंट को उसकी कंट्री से बात करनी पड़ेगी कि हमें ये वैक्सीन का आईपीआर दे दो, हम बनाना चाहते हैं। हम आप यूएस नहीं, इंडिया की कंपनी सीरम बना सकता है, जैसे कि रिसेंटली क्या हुआ है, जो आपकी स्पुतनिक थी उसको बनाने का ठेका इंडिया में किसने लिया है, उसको लिया है आपका सिरम इंस्टीट्यूट ने लिया है। जो कोविशील्ड बना रहा है उसने उसका भी ले लिया। तो वो किसने दिया होगा, रशिया से हमारी गवर्नमेंट ने बात करी होगी, तो उन्होंने फिर जाके अपनी कंट्री में दिया। तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होता है, ये कौन करता है। अब इसमें क्या है कि जो आपका इंटरम्यूनिटी वाला चीज़ें हैं, व्हाट इज शाउट, ये क्या चीज़ है कि कॉन्टैक्ट होता है, फॉर्म ए कॉन्टैक्ट, लॉ एंड ड्रग कंपनी इंडिया की कंपनी है, उसके पास कोई प्रोविज़न नहीं है कि कैसे बाहर बात करे। तो जो बाहर की कंपनी है उनसे अप्रूवल लेते हैं, हमारी गवर्नमेंट अप्रूवल लेती है। पर इसमें ये देखो, इसने वैक्सीन डेवलप की, इसके बाद इसे बनाने में इतना पैसा लग रहा है, ये सब लग रहा है, फिर इसने वैक्सीन सप्लाई कर दी है, ठीक है, इससे कुछ वैक्सीन से किसी को हार्म हो गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई या कुछ भी हो गया, तो उस सबकी जिम्मेदारी कौन लेगी, गवर्नमेंट लेगी। इस कंपनी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा। इसका कुछ लॉस होगा तो वो भी गवर्नमेंट भरेगी। यही बोलते हैं आपका इंडिपेंडेंटी बॉन्ड होता है, एक तरह से एग्जीक्यूट करता है बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बीच में रहेगी, उसको सारी जिम्मेदारी वो लेगी। अब वो भी नहीं लेंगे, आप कंट्री से स्पुतनिक लाए और रशिया के ऊपर बोलोगे आपकी वैक्सीन खराब है, हमारे लोग मरे, तो वो भी नहीं लेगी, वो सब हमारी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बात जाएगी। तभी लोग आगे बनाते हैं चीज़ों को। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा डेट गवर्नमेंट में साइन विद द सप्लायर, ठीक है ना। अपियर टू बी मतलब कि नो प्रीसीडेंट फॉर एनी कंपनी, ठीक है, गेटिंग सच ए मतलब कि इंटरम्यूनिटी इन इंडिया फॉर एनी ड्रग। तो ऐसे सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आपकी इंडिम्यूनिटी वाला जो है, एज वन बाय विच वन पार्टी प्रोमिस टू सेव द अदर फ्रॉम any losses caused by the later once the government has Indian granted such, मतलब अगर ग्रांट कर देती है, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर इंपोर्टर है, जो इंपोर्टर है वो सब डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई डेथ होती है बीच में, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डैमेज होता है चीज़ों के साथ, तो क्लेम ऑफ कंपनसेशन कोई करता है, क्लेम करने के लिए मुझे गलत हुआ ये सब, वो गवर्नमेंट उसको बियरेबल रहेगी, गवर्नमेंट उसको देखेगी, नॉट बाय द कंपनी। ये सारी चीज़ है, कंपनी विल बी इन द पोजीशन टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो वो तो अपना पैसा गवर्नमेंट से लेती है। यही सारी चीज़ें हैं कि डीजीआई जो है मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है आपका, ये ऑलरेडी हैव टेकिंग बिग स्टेप लिया इन फास्ट ट्रैकिंग द इंपोर्ट ऑफ वैक्सीन बाय द, मतलब कि आपने देखा ही, आपको बहुत सारी फाइजर लेके आ रहे हैं, स्पुतनिक आने स्टार्ट हो गया, तो बहुत बड़े स्टेप लिए जा रहे हैं। अब इस चीज़ का फ़ायदा कैसे होता है, गेन कैसे होता है, आप खुद मानो। अगर आपका ये लॉ इंडिया में होगा, इंडिया इसे मतलब कर देगा, मतलब अभी शायद इस लॉ के अंदर ये नहीं है, सेक्शन 124 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसके अंदर ये डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो उसके अंदर डिफाइन नहीं है, फिर कुछ प्रॉब्लम भी है, लॉस जो लॉस होगा कॉस्ट टू द लेटर, मतलब कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, इतना डीपली मत जाओ, बस आपको टर्म याद रखनी ये है क्या। तो उसके फ़ायदे क्या है, अगर आपने सोचो ये आपने अपनी कंपनी को प्रोटेक्शन दे दिया कि कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं देख लूँगा, तो इसे बना, बेहिचक बना, तो डेवलप करेगी, वो सस्ते दाम में भी दे सकती है। अगर वो श्योरिटी नहीं देगी गवर्नमेंट उस कंपनी को जो फाइव मतलब कि सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, श्योरिटी नहीं देगा, मे बी वो ना इस इतनी स्पीड से ना बना पाए, तो गवर्नमेंट क्या कि बाहर से इंपोर्ट करेगी चीज़ों को, जो फाइजर बना रहा है उसी से इंपोर्ट करेगी इंडिया में, जो स्पुतनिक बनाएगा उसी से कंपनी से इंपोर्ट करेगी इंडिया में। तो क्या होगा, ओवरसीज मार्केट में एक तो में लोड द रिस्क बढ़ जाएगा, प्राइस वैक्सीनेशन के ऊपर जा सकता है वो, रशिया वाले कुछ भी प्राइस मांगेंगे कि हमें तो इतने प्राइस चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, हम वैक्सीन बना के दे रहे हैं तो हमें प्राइस चाहिए। फिर इन द रेस्पेक्ट ऑफ नेगोशिएशन करना पड़ेगा, प्राइस कम कर लो, ये सब करो। अब हमारी कंपनी इंडिया की बनाएगी तो हम कुछ भी उसके साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं, दबाव में रहेंगे, और इससे हेल्प मिलती है एक्सीलरेटिंग करने के, इंडियन नेशनल वैक्सीन ड्राइव को हेल्प मिलेगी, या हमारी कंट्री बनाएगी, हम उसको बता सकते हैं और वैक्सीन बनाओ, स्पीड में बनाओ, ठीक है ना। गवर्नमेंट में फोर्स कर सकती है टू मेक ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द लोकल मैन्युफैक्चर, गवर्नमेंट फोर्स भी कर सकती है, जो लोकल फील्ड जैसे अभी आपके पुणे वाला थे वो इंडिया से भाग गए थे, वो फोर्स ही तो हुआ था उनके ऊपर, एक्सटेंड कर सकती है मतलब कि इंडिमिनिटी को टू देम। देयर फोर मतलब कि इन्वाइटिंग है, जी अच्छी चीज़ है, ये बिलियंस ऑफ वैक्सीन आपको शॉर्ट मिल सकती हैं अगर आप ऐसे कुछ लॉ में इजी मैकेनिज्म डाल देते हो। दूसरा जो आता है वो आता है चाइनीज एनक्लेव इन द श्रीलंका।
अभी क्या हुआ, चाइना बैग कोलंबो पोर्ट है चाइना का, वो क्या कर रहा है, एक एक्ट लेके आ रहे हैं, अभी बिल है, उसे एक्ट बन जाएगा, कोलंबो पोर्ट इकोनॉमिक कमीशन। जैसे सिंगापुर आपने छोटी छोटी कंट्री है, या फिर दुबई छोटी छोटी जगह है, ऐसी श्रीलंका जो है ना, श्रीलंका के पास एक आइलैंड है, कुछ आइलैंड्स है वो श्रीलंका के अंडर आता है, तो वो क्या चाहते हैं कि ये कोलंबो पोर्ट के थोड़ी दूर है, तो वो चाहते हैं इनको ऐसे तर्ज पर डेवलप किया जाए जैसे सिंगापुर और दुबई है इंडियन ओशन में, और चाइनीज़ कॉलोनी से डेवलप करे, ऐसा एक्ट बना रहे हैं। तो उसमें एक्ट में क्या कि पावरफुल कमीशन, इसमें क्या कि ये आपको इम्यूनिटी फ्रॉम द श्रीलंका लॉ, बिसाइड द यूज टैक्स, मतलब एग्जीमिशन मिलेगा, इस वहाँ पे काम करेंगे। वर्ल्ड क्लास सिटी ऑफ साउथ एशिया की बनाना चाहते हैं, कोलंबो पोर्ट के पास एक आइलैंड्स है उसको, तो इस चीज़ पे बात चल रही है। पर जो वहाँ की अपोजिशन पार्टी है या फिर जो एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इतना फर्जाइल एरिया है, जैसे मतलब आपके लक्षद्वीप के साथ किया जा रहा है, इतना फर्जाइल आपका एरिया है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और पोजीशन क्या बोल रहे हैं कि जो आपका ये जगह है, इतनी देखो ये इतने स्क्वायर किलोमीटर की जगह है लैंड, ठीक है, कोलंबो सी फ्रंट के थोड़ा, कोलंबो पोर्ट से दिखता है थोड़ा दूर में, तो इतना जो एरिया है उसे चाइना कंपनी को देना चाहते हैं। अपोजिशन इसलिए बोल रहा है कि आप डेट ट्रैप में आ जाओगे, इस सब चीज़ों में आ जाओगे। एक्टिविस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि ये फर्जाइल एरिया है, एक आइलैंड है, यहाँ पे बर्डिंग होती है, इंटरनेशनल माइग्रेटिंग बर्ड्स आती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, आप इसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो यही है कि प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, मतलब 2014 में चाइनीज जो प्रेसिडेंट जिनपिंग ने विजिट किया था आइलैंड स्पेस पे, और बात की थी, जो आपके महिंद्रा जो वहाँ के प्रेसिडेंट उनसे बात की थी कि नेशनल यूनिसेफ गवर्नमेंट, मतलब ये चीज़ डेवलप किया जाएगा, श्रीलंका गवर्नमेंट से द प्रोजेक्ट विल बी अराउंड 83, मतलब इतनी जॉब मिलेंगी, इतने बिलियन का बिजनेस हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसे एक्सटेंड करने मतलब चीज़ों में प्रॉब्लम क्या है, पैसा चाहिए। तो पैसा इसमें इतना 1.4 बिलियन डॉलर के आसपास खर्च होगा जो चाइना इन्वेस्ट करेगा इसके अंदर। और क्या बोल रहे हैं एक्टिविस्ट, बोल रहे हैं आप फर्जाइल एरिया को डिस्ट्रॉय कर दोगे, और पोजीशन क्या बोल रहा है आप इसको कर दोगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर है क्या कि पोर्ट सिटी कोलंबो के आसपास बनाया जाएगा, स्टेट ऑन चाइना कम जो कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो डेवलप करेगी यदि, और कुछ एरिया जो मैंने बताया ना 1 लाख के आसपास 2 लाख के आसपास एरिया है, उसमें से कुछ एरिया चाइना को रिलीज पे दे दिया जाएगा, 99 ईयर्स की लीज पे दे दिया जाएगा। तो आपको बताना है, अभी रिसेंटली हम्बन टोटा पोर्ट भी चाइना को हमने 99 ईयर्स की, हमने नहीं, श्रीलंका वाला लीज पे दिया हुआ है, तो ये भी इसमें से कुछ जगह दे दी जाएगी। एक थ्रेट क्रिएट हो रहा है। कंसर्न यही है कि मेराइन लाइफ टाइम जो लाइवलीहुड है कम हो जाएगा, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है रिसॉल्व द, मतलब कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर घूम ऐसे फंस जाएगी। फिर चाइना का डेट ट्रैप जो पॉलिसी है, ऑलरेडी आप हम्बन टोटा पोर्ट खो चुके हो और इसको भी खो दोगे, इन्होंने ऐसे बोला है। उसके बाद जो न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू आती है आपका डिजिटल सर्विस टैक्स। अभी मैं थोड़ा जस्ट बता दूँ हो क्या रहा है इंडिया में। जैसे गाफा आपका फ्रांस लगाता है, गाफा कुछ परसेंट टैक्स लगता है, इंडिया भी फाइनेंशियल बिल 2021 में उसने इंट्रोड्यूस किया है, वो भी डिजिटल टैक्स लगाता है। जो आप ये फेसबुक एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना चीज़ों को, इस पर डिजिटल टैक्स लगता है 2% ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज बाय द नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स। जितने भी हमारे इंडिया में अगर ई कॉमर्स वाले नहीं रहते, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो नॉन रेसिडेंट जो ई कॉमर्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कि ऑनलाइन ऑपरेटिंग चला रहे हैं, वो टर्नओवर उनका 2 करोड़ से ज़्यादा का है तो 2% टैक्स भरेंगे। ये प्री का टर्म है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इतना हमें फ़ायदा होता है इस चीज़ से, नियर अबाउट अप्रॉक्स $55 मिलियन का एनुअली हमें थोड़ी इनकम इस चीज़ से हो जाती है। अभी क्या बोला है यूएस ने, क्या बोला है, उसके कुछ चीज़ें हैं जो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया और भी उसके बीच में, उसमें उसने क्या किया है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी वूटी वो लगाता था उसने पर 25% कम कर दिए। ये बिल्कुल आप ये छोड़ दो, अभी डिजिटल टैक्स की कोई बात नहीं चल रही है, तो 25% उसने इंपोर्ट ड्यूटी वूटी कम कर दी है। उससे फ़ायदा क्या होगा, मतलब कि इंडिया को नियर अबाउट जो कंट्री को फ़ायदा हो सकता है 2 बिलियन के आसपास का फ़ायदा हो सकता है, बिलियन नहीं है, इधर इंडिया 55 मिलियन का फ़ायदा होता है टैक्स से, 2 बिलियन का फ़ायदा हो सकता है 6 कंट्री को। कौन कौन सी 6 कंट्री हैं, उसमें एक इंडिया भी है, और भी हैं, जैसे आपकी ऑस्ट्रेलिया होगी, इटली होगी, स्पेन, टर्की और यूनाइटेड किंगडम, ये सारी कंट्री हैं, इनको फ़ायदा हो सकता है। उसके बदले में रिटेलिएटरी क्या है कि वो डिजिटल जो आप इस टैक्स लगा रहे हो, मोस्टली कंपनी कहाँ की है, अल्फ़ाबेट ही, फेसबुक वेसबुक यही अल्फ़ाबेट की पेरेंट, इनकी अल्फ़ाबेट है, अमेजोन होगी, एप्पल होगी, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनी, इनका डिजिटल टैक्स आप हटा दो या कम कर दो, ऐसे ही मतलब बदले की भावना, क्योंकि आपको कम से कम ज़्यादा का फ़ायदा हो रहा है। इन 6 देशों को 2 बिलियन के आसपास डॉलर का फ़ायदा होगा, पर इन उसके बदले में आपको इतना ही कम करना पड़ेगा, 55 मिलियन। ऐसा क्यों चीज़ों पे बात की जा रही है, तो उसके मतलब जैसे यूएस लालच दे रहा है। पर आप देखो एक चीज़ को याद रखो, आने वाला टाइम डिजिटल मार्केटिंग का है, डिजिटल इकोनॉमी का है, डिजिटल करेंसी का है, चीज़ों का होगा।
अगर आज हम इनके साथ बॉन्ड साइन कर लेते हैं इस चीज़ों को धोखे में आके, हम ऑलरेडी हमारा जो ट्रेड है यूएस के साथ वो डेफिसिट में नहीं है, हमारा जो ट्रेड है सरप्लस में चलता है, उनके साथ ट्रेड जो है हम सरप्लस में रहते हैं। तो उस चीज़ों को हमें देखना चाहिए, हमारा डेफिसिट में उधर नहीं है। और हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोचनी चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम डिजिटलाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ये डिजिटल वो, आपने देखा होगा। अगर हम इस बॉन्ड में आज फंस जाएंगे तो हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को सोचना चाहिए। ऑफर रखा है जो चीज़ें हैं कि वो, और इसमें आप पढ़ लेना सारी वही चीज़ें हैं कि सेक्शन 1(3) ऑफ ट्रेड एक्ट जो है यूएसटीआर का, वो रिस्पॉन्सिबल रेंज देता है कि अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट टेक द एक्शन। ये सारी जो एक्ट के अंदर ट्रेड एग्रीमेंट जो था उस चीज़ को फेयर एंड रेसिप्रोकल चीज़ों में ट्रेड करेंगे ये और वो। आपको बस क्या करना है, आपकी जो टैक्स आप लगा रहे हो हमारी कंपनियों को उसको कम कर दो। तो आपको याद रखना है इंडिया 2% टैक्स लगाता है प्री के, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। और आप सिंपल वे में आप पढ़ लेना, इंडिया को 118 मिलियन डॉलर का फ़ायदा होगा एक्सपोर्ट से, अगर ये होता है इस चीज़ से ही, अगर ये वाला कम हो हटा देगा। पर हमारा इधर कितना है, 55 मिलियन का ही है। तो वो ऐसे बता रहे हैं इसमें आपका जस्ट डबल है, ठीक है ना। जो टैरिफ प्रपोज किया है यूएसटीआर ने, अगर वो हटा देगा तो इसमें आपका 118 मिलियन का है, ठीक है ना। पर यहाँ क्या है, आपको 55 मिलियन का, आप इसे हटा दोगे तो आपको 118 मिलियन का फ़ायदा हो सकता है। पर आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रखनी है, उसमें सोचना है कि आज मैं हटा देता हूँ, आने वाले 10 साल में पता लगा ये 100 हो गया, ये 20 हो गया। और ऑलरेडी हमारा जो ट्रेड है वो किस में चलता है, हमारा उसमें चलता है, क्या नाम, इतना डेफिसिट नहीं है। तो हम उस चीज़ सोचना चाहिए, हम क्या भेजते हैं, बासमती, सिगरेट, ये पेपर भेजते हैं, कल्चर, ये कल्चर्ड मतलब जो मोती होते हैं, सच्चे मोती बोलते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन जाते हैं, सर्टेन गोल्ड जाता है, सिल्वर ज्वेलरी जाती है। इन सब चीज़ों का हमारे बीच में चीज़ें चलती हैं। फर्नीचर प्रोडक्ट जाते हैं। इंडिया कंसिडर ऑप्शन केयरफुली, एक वही बोल रहे हैं केयरफुली ऑप्शन देखना चाहिए ऑन द हड एंड सीक, अवॉइड गेटिंग इनटू द, मतलब कि एक जल्दी से आपको रिटेलिएट नहीं देना है चीज़ों के बारे में। आपको एक सोचना है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सोचनी है कि आने वाला टाइम किस चीज़ पे, एक्सपर्टीज से अपने राय लेने, उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा जो आता है फर्स्ट ह्यूमन आपका इन्फेक्शन ऑफ H1N0 ये एक बर्ड फ्लू है, आपको नाम याद रखना है। पहला ह्यूमन इन्फेक्टेड हुआ है इसे, यानी कि ये बर्ड से ह्यूमन के अंदर पाया गया, पहला आदमी मिला है। तो इसे क्या बोलेंगे, जोनोटिक डिसीज, जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर आती है। तो चाइना में ऑब्वियसली सही बात है, वहीं पता नहीं कैसे हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला वायरस पाया गया, इन्फेक्टेड एक पोल्ट्री का आदमी मिला है, जो मतलब पोल्ट्री फार्म चलाता था, 41 ईयर्स के एज का है, उसमें और भी रिसर्च की जा रही है। फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्टेड हुआ है ऐसा पहली बार। और जो वायरस है जैसे H5N1 है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन जो बर्ड फ्लू है, इसको आपने सुना होगा, एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, H5N1। इससे देखे गए थे लोग, मतलब इन्फेक्टेड मिले थे, एनिमल भी मिले थे, ह्यूमन भी मिले थे। और जो एक वेरिएंट है, एक तरह से ये भी वेरिएंट है बर्ड फ्लू का, ये H10N3, एच के 10 है उसमें, N3 के 3 है, ये वेरिएंट होते हैं। तो ये पहला आदमी मिला है। WHO ने बोला था H5N1 द फर्स्ट डिस्कवर इन द ह्यूमन 997 में डिस्कवर किया हुआ था, किल्ड ऑलमोस्ट 60 ऑफ दोज आर इन्फेक्टेड। अगर 100 लोग बीमार थे ना इस वायरस से, H5N1 से, तो 60 लोगों की इसने इन्फेक्टेड मतलब डेथ होगी। थोड़ा सा रिस्की भी है, ठीक है ना। उसके बाद और भी ऐसे एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका में 2013 में ह्यूमन इन्फेक्टेड मिले थे, इसका एक और वेरिएंट है H7N1। उसके बाद चाइना में मतलब रिपोर्टेड हुआ था। उसके बाद H7 जो N1 है उसका स्ट्रेन अराउंड 300 पीपल 2016-17 में मिले थे। तो मतलब और सबके तो मिल चुके थे, पर ये जो वाला था, ये वाला वेरिएंट बच रहा था, ये वाला बच रहा था, इसके पहली बार आदमी इसका भी मिल गया। ऑल नो द सब टाइप्स ऑफ जो आपके इन्फ्लुएंजा ए के वायरस है, इन्फेक्टेड बट एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सेप्ट सब टाइप्स जो है इसके, ये आर बीइंग ओनली फाउंड इन द बैट्स, ठीक है ना। और सब तो मिलते हैं, पर ये दो वेरिएंट ये बैट्स में मिलते हैं इसके, H17N10, H18, ये बैट्स जो चिंगादड़ होती हैं। ओनली टू इन्फ्लुएंजा ए वायरस सब टाइप H1N1 एंड H3N3 आर करंटली जनरल सर्कुलेशन अमंग द पीपल, ये जनरल सर्कुलेशन है इनका अमंग द पीपल। ये सारी चीज़ें हैं। और H7N738 वायरस इन्फेक्टेड मिड कॉज ऑफ इलनेस ऑफ हॉर्स, ये हॉर्स के अंदर होता है। तो आपको इतना नहीं जाना है, मेन क्या है आपको ये याद रखना है, ये वाले का आज तक नहीं मिला था, ये वाला मिल गया है, तो आपको ऐसे याद रखना है। और सारे वो ऐसे पूछेगा घुमा के कि ये वाला पहली बार मिला है और सारे अभी तक नहीं मिले, ऐसे कन्फ्यूजन कर सकता है। पर और सारे भी ये कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है, H5N1 कॉमनली मिलता है। तो इसका भी 997 में मिल चुका है, और सबका ही मिल चुका है। याद रख सकते हो तो बैट का कौन सा वेरिएंट है, हॉर्स में कौन सा है, आपको याद रखना है। H3N8 जो वायरस इन्फेक्टेड करता है इलनेस इन द हॉर्स एंड डॉग्स, आपको याद रखना है। सो फार H10N3 अपीयर माइल्ड
नॉट वेरी मतलब ट्रांसेबल नहीं है, मतलब एक दूसरे हो नहीं सकता है ट्रांस, पता नहीं है या नहीं है, अभी देखने नहीं मिला। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब होता क्या, सिम्टम्स क्या, वही खांसी जुकाम बुखार आपको आएगा, रैपिड आपको प्रोडक्शन होगा, आपको निमोनिया कुछ ऐसा फील होना से, डिजीनेस से कुछ डिस्ट्रेस, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। इसके अंदर ये भी प्रावधान दिए गए। बर्ड फ्लू वायरस कोज मोस्ट कंसर्न क्या है कि शार्क कोव 3 हैव हाईली मतलब कि अबाउट एनिमल बर्ड एंड द बोन जो वायरस है, डोमेस्टिफिक जो डोमेस्टिक एनिमल है बर्ड है, जो स्टोरी इवॉल्व किए जा रहा है कि स्पेटिक रिपोर्ट देखी है न्यू वायरस हैज़ बीन इन्फेक्टेड अबाउट आउटब्रेक ऑफ H5N8 वायरस इन द बर्ड टू द हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पोल्ट्री फार्म में देखो मारना पड़ा था उन सब चीज़ों को। ये सारी बात की जा रही है, तो शार्क वार्क ये सब वायरस चल रहे हैं, तो ये भी सब हो सकता है। अगली जो आती है कि कम टुगेदर पावर 5 कुछ नहीं है, ये आपकी ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली है, इनकमिंग मंथ्स में मीटिंग होने वाली है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ब्रिक्स के नेशन है उनको एक साथ आके साथ मिलके काम करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बताते हैं कैसे ब्रिक्स बना, कैसे हम एक साथ आके उस पर वर्क कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हेयर। जो ब्राज़ील है ब्रिक्स के अंदर, ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना ये सारे हैं। पोस्ट वार जो वर्ल्ड वार हुआ था, मतलब उसके बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर हुआ था पोस्ट, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, 1991 तक चली थी, 1944 के आसपास से। तो उस टाइम पे जो मतलब चीज़ें हुई थी, चैलेंजेस थे, उस चीज़ को देखने के लिए ऐसी चीज़ें देख सोची गई थी, तो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन डेवलप किए गए थे। तो इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ, जैसे इंडिया मेंबर भी है क्वाड का, ठीक है ना, ये हायर प्रोफाइल है जो वर्क करता है, देखा गया। तो इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इज इक्वल इन द नंबर। आपने देखा होगा कि जो यूएस रशिया और चाइना है तो बहुत ऊपर है, इसमें जो ब्रिक्स के अंदर तीन ही नेशन जो है, जो एक से नेशन है, इक्वल देखे जाते हैं, जैसे इंडिया हो गया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो इन सब की स्ट्रेटजी सेम है। तो यही बोल रहे हैं कि रशिया वशिया चाइना को एक साथ आके काम करना चाहिए, इसके अंदर चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। आपने देखा होगा ब्रिक्स था, ठीक है ना, कैसे बना है, 2001 में गोल्डमैन सैक था जिम ओए नाइल में, उन्होंने बोला था कि बिल्डिंग बेटर ग्लोब इकोनॉमी, एक तरह से उन्होंने पेपर रखा था। ब्रिक्स ये चार नेशन जो है, ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना, ठीक है ना, उन्होंने बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमी, ये चार नेशन बनाएंगे, फ्यूचर जो जीडीपी होगा इन नेशन का आने वाले टाइम में, ये 2001 में उन्होंने बोला था। ये चार नेशन का जीडीपी बहुत ग्रोथ करेगा पूरे वर्ल्ड में, ऐसा उन्होंने बोला था, अगर ये चार नेशन एक साथ आ जाए। इवन जो G7 ग्रुपिंग है, G7 ग्रुपिंग है, मतलब कि वर्ल्ड मोस्ट जिसमें इंडस्ट्रियस हैं, जो वेस्टर्न कंट्री उसके अंदर होते हैं, इनको भी पीछे निकाल देगा कहीं ना कहीं, रिवेम कर देगा इन्हें भी। तो ड्रीमिंग क्या था, जो ब्रिक्स का जो पाथ था 250, अगर 250 तक एक साथ आ जाए ना नेशन, ये सबको पीछे निकाल देंगे। सिग्निफिकेंटली चेंज भी देखा गया, इमर्जिंग इकोनॉमी सोचा गया कि बहुत चेंज आ जाएगा, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब 2039 तक बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो 2006 में लीडर सोचते हैं सब कंट्री के, जब ऐसा बोल रहे हैं तो साथ में मिलकर बात ही कर ली जाए। और G8 पहले होता था, उसमें रशिया को बाहर निकाल, G7 रह गया, रशिया बाहर निकल गया उसमें से, तो G7 रह गया वो। तो उसके बाद सेंट पीटर मतलब कि ये सब रशिया ये सब एक साथ आ गए थे, और उन्होंने एक तरीके से ये ग्रुप बना लिया था। 2007-8 में इन्होंने री इन्फॉर्म किया, आइडिया ये ब्रिक्स का बना लेना चाहिए, इस पर वर्क किया। 2009 में जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, वो प्रेसिडेंट के और कंट्रियों के प्रेसिडेंट से, साउथ अफ्रीका सबसे बात करते हैं, और सब चीज़ को फॉर्म किया जाता है, और ईयर लेटर, इस ईयर के लास्ट ईयर में ये फॉर्म कर लिया जाता है ब्रिक्स। मैंने आपको पढ़ाया है 2-3 दिन पहले, आज रिपीट नहीं करूँगा। कोई बायलेटरल इशू है, मतलब इनके बीच में इंश्योर करना है, वो सॉल्व करने के लिए इकोनॉमी को अच्छे से डेवलप करना है। बट बीइंग जो कास्ट आउट किया G7 ऑर्डर, मतलब ऑल टुगेदर आफ्टर दिस एक्शन, मतलब कि क्रीमियन 2014 से थोड़ा वो भी शांति पड़ा है। एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, जो आपके $1 ट्रिलियन जो आपकी, जैसे चाइना ने डिसीजन लिया है, लॉन्च किया जाए $1 ट्रिलियन बेल्ट इनिशिएटिव, OBR वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव 2014 में, इंडिया ने अपोज किया है, रशिया भी इसमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं जॉइंट, ये सब सोचना पड़ेगा। फिर जो मतलब कि डिकेट के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए, इकोनॉमिकल कोलैप्स हुई है, ब्राज़ील बहुत पुअर कंडीशन में चला गया है। उसके बाद इंडिया की आपने देखा हो कितनी पुअर कंडीशन हो गया, स्लो डाउन हो गया, इकोनॉमी फेल हो गया, हमारा आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज था पता नहीं कहाँ टर्न हो गया। तो सब चीज़ों की बात करते हैं। फिर इधर रशिया का भी मैटर चालू है, यूक्रेन और ईस्ट जो यूरोप कंट्री है, थोड़ा बहुत चाइना का साउथ चाइना सी में चालू है, इंडिया के बॉर्डर के साइड चालू है, हांगकांग आपका, हांगकांग का इशू चालू है। ब्राज़ील इंडिया हैव मेड ए इन्वेस्टर क्वेश्चन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप, देखना पड़ेगा, चीज़ों पर आपको वर्क करना पड़ेगा। इकोनॉमिक लाइक इंडोनेशिया मैक्सिको टर्की आर कोल्ड नेक्स्ट 11, ये बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं। अगर आप इसमें साउथ वाउथ कोरिया को साथ ले आते हो, थोड़ा मे भी आप अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं। ये थोड़ा चीज़ बता रहे हैं।
फिर ब्रिक्स ने अपना ये क्या नाम आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। आप बताना है कौन से डिक्लेरेशन में बना था और किस ईयर में बना था। इसको सेटअप किया गया, इसमें 100 बिलियन इन्फ्यूज़ किए गए। और ये अपना जैसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम होता है पूरे वर्ल्ड में, जैसे आप ट्रांसफ़र करते हो, निफ्ट करते हो, आरटीजीएस करते हो, आईएमपीएस करते हो, ये इंडिया के लिए। अगर आपको इंडिया से चाइना पैसा भेजना है, चाइना साउथ अफ्रीका में घुमाना है पैसा वर्ल्ड में, तो स्विफ्ट सिस्टम चलता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री का है। तो आप ऐसा अपना सिस्टम डेवलप करेंगे, इनसे भी वर्क करना चाहिए। रिफॉर्मिंग यूएन की रिफॉर्म करने के लिए इंडिया बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि जैसे जो P5 नेशन है, परमानेंट 5 नेशन, उसको एक्सपेंड कर दो, P10 बना दो। और चाइना रशिया तो ऑलरेडी है, और भी मेंबर इसमें ऐड कर दो। ब्रिक्स नेशन को आप अच्छे से करोगे तो जी रशिया और चाइना आपको सपोर्ट कर सकते हैं। फिर WTO के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले रखे हैं वैक्सीन के लिए, ट्रिप्स उन्होंने लिए हुए हैं, उसको थोड़ा साउथ अफ्रीका और इंडिया ने बोला है। अगर रशिया और चाइना भी साथ आके मिलके बोलेंगे तो मे भी फ़ायदा हो जाएगा, नेगोशिएट हो जाएगा अच्छे से। तो यही सारी इन्होंने बात की है, जो क्रंच की है यही सारी इन्होंने बात की है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है बैंकिंग के NPA जो राइज हो गए हैं, क्यों हो गए हैं, पैसा नहीं है, लोग कहाँ से देंगे। फिर मास वैक्सीनेशन, ये एक स्टेप है अगर आपको टूरिज्म को बढ़ाना है, ऐसा महिंद्रा के CEO ने बोला था। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी न्यूज़ आती है ग्लोबल मिनिमम टैक्स, जो मैंने आपको फ्रंट पेपर पे बताई दिया। तो ये मैं आपको बेसिक नोट से बताऊंगा ये सारी चीज़ें। बेड बैंक क्या होता है, जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ना, वो क्या करती है, अगर कोई बैंक के पास लोन है, उसके पैसे किसी आदमी ने चुकाए नहीं, तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उस आदमी के पास जाती है। जो भी उसने मतलब कि गिरवी सामान रखा हो या कुछ भी, उसकी कंपनी लॉस में होगी, पहले तो उसे हेल्प करके वो अच्छे से वर्क कर ले। अगर नहीं कर पाएगा उसकी वो कंपनी खरीद लेती है और उसे कैसे भी उन्हें बेचना है वो बेच देती हैं उसे, और बैंक को मतलब नेगोशिएट करके उसका पैसा वापस देती है। तो NPA सॉल्व हो जाता है। तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट भी होती है, वैसे भी होती हैं, कभी ढंग से वर्क भी नहीं करती। तो बेड बैंक का एक सॉल्यूशन लेके आया 2020-21 के आपके बजट में, 21-22 के बजट में। ये सॉल्यूशन बेड बैंक क्या है, ये भी एक तरह से वैसे ही काम करेंगे, पर इसमें सारे बैंक मिलके एक कंपनी डेवलप करेंगे जो उनके NPA खरीद सके। तो यही है कि पंजाब नेशनल बैंक ने पिकअप किया है स्टेक ऑफ बेड बैंक। आगे चलते हैं, इतना था न्यूज़ में। अब हम जाते हैं अपने बेसिक नोट्स पे। स्पीडली जाऊंगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा ज़्यादा रखे हैं। पहले बताऊंगा G7 है क्या। अभी क्या है, G7 की मीटिंग होने वाली है जून में, 2021 में मीटिंग होगी, और इसमें इंडिया को गेस्ट ऐसे बुलाया गया है। ठीक है, देखो इंडिया में इकोनॉमिक कंट्री ऐसे बुलाया गया है, और ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को भी मतलब इसमें गेस्ट कंट्री बुलाया गया है हमारे साथ साथ। यूके वॉज द पार्ट ऑफ P5, आपको पता ही है, परमानेंट 5 का पार्ट है, सेट फॉर इंडिया। इंडिया भी बोल रहा है कि अगर जो आपको इंक्रीज़ करना चाहिए हमें भी अंदर लेना चाहिए, ठीक है ना। और फर्स्ट इन मतलब कि पीपल G7 सबमिट ऑलमोस्ट 2 ईयर, मतलब कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रपोज द सबमिट विल बी फर्स्ट इन द पर्सन G7 सबमिट ऑलमोस्ट 2 ईयर। चलो, और कुछ नहीं, बस आपको याद रखना है G7 है क्या, कितनी। कनाडा हो गया, देखो पहले नॉर्थ अमेरिका की देखो, कनाडा हो गया, US हो गया, 2 हो गए। साउथ अमेरिका की है क्या, नहीं है। फिर आप इधर आओ, यूरोप में आओ, हाँ जी फ्रांस है। फ्रांस है, फ्रांस के नीचे से आपको जर्मनी दिखाई देगा, सॉरी जर्मनी तो बहुत ऊपर है, फ्रांस से ऊपर आपको जर्मनी दिखाई देगा। जर्मनी से इधर साइड में आपको इटली दिखाई देगा, इटली थोड़ा नीचे आ जाएगा। जैसे ये फ्रांस है, इधर स्पेन है, इधर जर्मनी है ऊपर, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है ऊपर, इधर आपका इटली है। 3 कंट्री हो गई। और कौन सी ऊपर, यूनाइटेड किंगडम है, ये यूनाइटेड किंगडम, ये फ्रांस, ये इटली, ये जर्मनी। 4 कंट्री उसकी हैं, 2 कंट्री किसकी हैं आपका, 4 8 2 6 हो गई आपकी। और उसके बाद एक कंट्री कौन बची, एशिया के पास से कौन सी कंट्री है, वो है जापान। तो आपको याद रखना है, ये सब एक तरह से डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। एक इंटर गवर्नमेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री गवर्नमेंट बैठती है, 1995 में इसको बनाया गया। किस चीज़ पे डिस्कस करता है, सिक्योरिटी और एनर्जी गवर्नेंस कैसे करनी है, इकोनॉमिक गवर्नेंस, उन चीज़ पे वर्क करता है। G7 क्या है, ब्लॉक है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जो कंट्री है, जो मैंने आपको बताई दिया। पहले G8 होता था 1997 में, रशिया ने बोला इससे बाहर हो गया। तो 75 में बना था ये, ठीक है ना। 1997 में से रशिया बाहर हो जाता है तो G7 रह जाता है। अब बाहर रशिया क्यों होता है कि ग्रुप जो रिटर्न था, मुझे क्या बोलना था, रशिया को एक्सपेल किया गया 2014, मतलब कि जो आपने एनेक्स किया है क्रीमिया का, वो ठीक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उसने बोला मैं ठीक है बाहर ही जा रहा हूँ, आप देखते हैं जो आपको करना है। द लीडर ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोपियन यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन है, आर ऑल्सो इन्वाइटेड। इनके लीडर भी इन्वाइटेड किए जाते हैं इसके अंदर। चैलेंजेस क्या है, एक तो पॉलिसी चैलेंजेस है, कभी अमेरिका अपनी बोलता होगा, ये अमेरिका बोलता होगा, नॉट रिप्रेजेंटेटिव।
इसमें कोई अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका कोई देश नहीं है, इंडिया ब्राज़ील नहीं है इसके मेंबर। इंडियन G7 की क्या क्या चीज़ें हैं कि प्रीवियसली मतलब पार्टिसिपेशन की बात की थी, पहले भी 2019 में बोला गया था इंडिया पार्ट कर चुका है इसमें, ऐसा पार्ट नहीं मैंने बुलाया जाता है गेस्ट लेक्चर के लिए, इन सब चीज़ के लिए, उस सब चीज़ के लिए। इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है डेलिब्रेशन का, वहाँ पे आपके डेलीब्रेशन डेलीगेट्स आते हैं और चीज़ों पे जो इशू उन पे बात कर सकते हैं। ग्लोबल मतलब कि स्टेज है, मतलब कि उसमें ग्लोबली चीज़ों को पता लगता है क्योंकि सारे डेवलप्ड कंट्री है, उन चीज़ों को पता लगता है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया एट G7 क्या है? करंटली जो प्रेसिडेंट है ब्रिक्स के एंड G20 के प्रेसिडेंट इन 2023 में, इंडिया विल प्ले की प्लेयर रोल, ठीक है ना, एक मल्टी कॉपरेशन हेल्पिंग द बिल्डिंग बेटर, इन चीज़ों में इंडिया रोल अच्छे से निभा सकता है। उसके बाद आता है आपका बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये कुछ नहीं है, प्रॉफिट शिफ्टिंग वही है कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, हर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर लो, वही टैक्स वाले चोरी वाली की बात होती है कि ये कंट्री मॉरिशस से इंडिया में आ गई, मॉरिशस में 1% टैक्स लगता है, इंडिया में 10% लगता है, और मॉरिशस और इंडिया बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी साइन है कि अगर मैं यहाँ टैक्स भर दूंगा तो मैं यहाँ नहीं भर दूंगा। हमने क्यों दिया ऐसा उनको? क्योंकि छोटा नेशन है, अगर छोटे नेशन की कोई कंपनी इंडिया में आती है तो शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए, दो जगह वो टैक्स ना दे। तो वो अब इसका फ़ायदा कौन उठाने लगे हैं? ये वेस्टर्न कंट्री की जितनी कंपनी है, ये यहाँ से अपना ऑफिस उठाती है, नए नाम से ऑफिस यहाँ खोलती है, बस नाम का ऑफिस रहता है, वहाँ पे कुछ नहीं रहता, सारा काम वो इंडिया में करती है और बोलती है कि हम तो मॉरिशस के हैं, मॉरिशस में हमें टैक्स भर दिया तो आपके यहाँ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ 1 रुपये है, यहाँ 10 रुपये है, ये 9 रुपये % का फ़ायदा कर लेती है। तो ये सारी चीज़ है, इसे ही बोला जाता है, एक प्रैक्टिस होती है कि मेजर प्रॉब्लम यही है कि लॉस्ट जो हो रहा है टैक्स का रिवेन्यू का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। बहुत बार ये बोला गया है क्योंकि ये BEPS है, ये एक तरह से ऑर्गेनाइज OECD का इनिशिएटिव था, इन सब चीज़ों पर वर्क किया गया था। अब ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, शिफ्टिंग कर देता है इनकम की फ्रॉम प्रॉफिटिंग टू अनदर कंट्री में, टैक्स हेवन मिल जाता है उन्हें कि कम टैक्स देना पड़ता है। अब इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? इंडिया को यही प्रॉब्लम है, एक तो कंट्री कंट्री रिपोर्टिंग नहीं है इस चीज़ में, फिर जो टीन कैपिटलाइजेशन है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये 2 दिन पहले, तो आज रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपको देखना है ना कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ा है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें सारे टॉपिक लिखे रहते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, 1 2 5 से 6 टॉपिक डेली होते हैं, उसमें लिखे रहते हैं, आप चेक कर लेना, इसलिए स्पीड में जा रहा हूँ। पेरेंट बॉक्स टैक्स जो रिज्म है, ये सारी चीज़ें, बेनिफिट कैसे हो सकता है इंडिया को अगर इन चीज़ों पे बात हुई, ढंग से इसको मॉडिफाई किया गया, इंडिया का टैक्स जो चोरी हो रहा है बच सकता है, इंडिया के जो इंटरेस्ट इंश्योर हो सकता है कि जो ट्रीटी करे इंडिया अच्छे से ट्रीटी कर पाए। लॉन्च बी जो BEPS मैंने बता दिया, OECD ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट को कि जो टैक्स अवॉइडेंस चीज़ें हैं ट्रैकल कर पाए हम अच्छे से, उन सब चीज़ों के नाउ 15 नेशन प्लस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय 135 कंट्री से कर चुके हैं। अब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है, कि जैसे मॉरिशियस है और इनसे इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम देखो छोटा देश है, अगर कोई हमारी कंपनी आपके यहाँ काम करती है, हमारे यहाँ भी टैक्स देगी और आपके यहाँ भी देगी, तो प्रॉब्लम में क्रिएट होगी, छोटा देश है। तो हमने बोला ठीक है भाई, आप हमारे यहाँ काम करो, हम आपसे कम टैक्स लेंगे। तो ऐसी चीज़ों में बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो गया। अगर इंडिया ने बोला कि हमारी कंपनी आपके यहाँ आती है तो आप भी उससे टैक्स मत लेना, हम ले लेंगे उससे, तो ऐसा एग्रीमेंट साइन हो गया, ठीक है जी। इन सब चीज़ों पर बात ही, ये कैरियर एनर्जी के बारे में मत पढ़ना, मैं कई बार बता चुका हूँ, बस आपको यही सारी चीज़ें हैं। वोडाफोन भी कई बार कर चुका है ऐसा, वो क्या करते हैं, इंडिया में तो है, वो सोचते हैं कि इंडिया में ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, फिर वो एक अलग कंपनी खोलते हैं मॉरिशस में, 1 2 महीने चलाते हैं, फिर उसे इंडिया में कहते हैं इंडिया में आ जाओ। तो ये सब कंपनी ऐसे चोरी करती हैं, कैरिन ने भी ऐसे किया, बहुत सब चीज़ों में किया, जो कैरिन एनर्जी थी। फिर क्या, इंडिया एक नया लॉ लेके आया जब इंडिया को पता लगा, फिर आपने इंडिया ने बोला जो आपने सारा टैक्स चुराया 10 साल से वो सब भरो, ठीक है ना, पर उसने बोला कि आपके लॉ में ऐसा नहीं था, ये आपके लॉ का लूप होल है, मैंने तो लॉ का लूप होल देखा, आप बाद में चेंज, आपकी गलती है। फिर वो आर्ट्रीब्यूशन में चला गया, इंटरनेशनल जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्ट्रीब्यूशन है हैग में, वहाँ पे चला गया, वहाँ पे वो केस जीत गया, ठीक है ना। तो इंडिया को मतलब उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो वो ना आपकी लॉ की गलती, आप ढंग से लॉ बनाते तो चीज़ों में ना चीज़ होती। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस यही है, मैंने आपको BEPS ऊपर बता दिया है, डबल टैक्स आपको पता लग गया, बिटवीन 2 और मोर कंट्री बीच में होता है। और आपने देखा होगा जो FDI इनफ्लो होता है ना इंडिया में, ज़्यादातर कहाँ से होता है? सिंगापुर, छोटा सा देश है। मॉरिशियस, मतलब मॉरिशियस से FDI फ्लो सबसे ज़्यादा हो रहा है हमारे इंडिया में। छोटे छोटे देश जो आइलैंड्स हैं उनसे FDI फ्लो होता है, बाद में कहीं US UK का नंबर आता है। तो आप खुद देख सकते हो कितना टैक्स इवेजन किया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है इस चीज़ का। ये जो है, ये मॉरिशस को एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, सिंगापुर, आपके काइमन्स आइलैंड्स है इधर के साइड करेबियन में। इन सब चीज़ों से होता है, शेल कंपनी बना देते हैं वहाँ पे, बस नाम की कंपनी, और यहाँ पे पूरा बिजनेस ऑपरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम क्या है कि इसमें क्या क्या हो सकती है कि आपको टैक्स नहीं मिले, नॉमिनल टैक्स मिले, थ्रेट हो सकता है शॉपिंग के लिए, राउंड ट्रिपिंग हो सकती है,
इज रेफर टू प्रैक्टिस वेयर द कैपिटल बिलोंगिंग टू इंडिया गोज आउट टू द टैक्स हेवन कंट्री। हमारी कैपिटल तो बाहर जा ही रही है ना, टैक्स नहीं देना पड़ रहा, ठीक है ना, कैपिटल भी बाहर जा रही है, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब एनपीए क्या होता है? एनपीए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, आप खुद पढ़ना। अगर आप 90 दिन तक आपने लोन लिया, आपको उसका चुकाना है, अगर आपने 90 दिन तक ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट चुकाया, ना उसका ईएमआई चुकाया, इंटरेस्ट पेमेंट चुकाया, 90 दिन तक कंटिन्यू होगा, तो वो आपका पहुंच जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। उससे पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं, एसएएम सब स्टैंडर्ड अकाउंट्स होते हैं, 1 से 30 दिन तक देखेंगे, वन में रखेंगे। फिर एसएएम आपको 30 से 60 दिन देखेंगे, टू कंडीशन है, मतलब थोड़ा और ध्यान दो। फिर और कंडीशन में रखेंगे, उस पर और ध्यान देंगे 30 दिन तक। तो पहले आपको 90 दिन ऐसे वॉच किया जाता है, थोड़ा आपको प्रेशर डाला जाएगा, फ़ोन किया जाएगा, घर जाएंगे ये वो। फिर बाद में अगर आप नहीं देते तो उसमें क्या किया जाता है, एनपी अकाउंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इनसे पैसा आ ही नहीं सकता। फिर चालू होता है आपका वो एसेट रिकन्स्ट्रक्शन, कंपनी आ जाएंगे, फिर बेचना, वो खरीदना, आपके जो एसेट आपने गिरवी रखा उसको जब्त करने वाला काम जब स्टार्ट किया जाता है। तो ये क्या है कि मतलब व्हाट डिफरेंट बिटवीन बैंक फ्रॉड एंड एनपीए। देखो, बैंक फ्रॉड अलग चीज़ है, जैसे आपका कि आप पैसा लिया और चुकाएंगे चुकाएंगे, पहली दफ़ा हो गई यहाँ से। एनपीए अलग है, आपके यहीं कम से कम यहाँ पे हो, आपका अकाउंट ही हुआ है, वो आप ले सकते हो चीज़ों से। ये बोल सकते हो बैंक फ्रॉड एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर सारे एनपीए बैंक फ्रॉड में कन्वर्ट नहीं होते। फ्रॉड तो किया है आपने, मतलब पैसा, फ्रॉड भी नहीं बोल सकते आपने, आपका बिजनेस था कोरोना में ख़त्म हो गया तो एनपीए बढ़ गए, तो वो भी नहीं बोल सकते आपने फ्रॉड किया, और जेन्युइन आपका रीज़न है, ठीक है ना। उस सब चीज़ में देखा जाएगा, मे बी बैंक आपसे ऐसी बात करेगा कि मतलब चलो इतना पैसा दे दो, हम सेटलमेंट कर रहे हैं, वन टाइम सेटलमेंट। तो बैंक फ्रॉड अलग चीज़ है, एनपीए अलग चीज़ है। बैंक फ्रॉड सारे एनपीए हो सकते हैं, पर सारे एनपीए बैंक फ्रॉड नहीं हो सकते, आपको थोड़ा ऐसे याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोरेटोरियम स्कीम भी दी थी एनपीए के लिए, बोला। इन द पीरियड ऑफ 2004 से 2009 तक ह्यूज ऐसी चीज़ें हो गई थी कि एनपीए ग्रोथ बहुत बढ़ गया था। और भी जो लाइक रोड एंड रेलवे जो थी, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर स्टील था, बहुत डाउन चला गया था। फिर बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया था, जो लेमन ब्रदर बैंक फेल हुआ था 2018 में, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो उसको देखते हुए सब, इसकी डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होते हैं, ठीक है ना, इक्वली 12 मंथ तक वो क्या रहे, पहले एनपीए बने, ठीक है ना। अगर वो, मैंने बता दिया ना पहले, पहले 3 तरह का होता है कि सब 3 कंडीशन में 1 से 30 दिन तक, 30 से 60, 60 से 90 दिन तक रखा जाए, 90 दिन के बाद वो एनपीए हो जाता है। अगर वो एनपीए 90 दिन हो गया, एनपीए हो गया, एनपीए 12 महीने तक ऐसे ही रहे, आप ना चुके, तो सब स्टैंडर्ड एसेट में डाल देते हैं उसे। अगर वो सब 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एसिड रहे, यानी कि 12 महीने तो उसमें और 90 दिन एनपीए के, तो आप लगा लो, इसको प्लस करोगे, अगर ये 12 महीने तक ये दोनों चीज़ रहे वो, तो उसको डाउटफुल एसेट में डाल देते हैं। उसके बाद बात की जाती है उसके लॉस एसेट, इवेल्यूएशन किया जाता है कि क्या हमें करना है, कैसे रिकवरी वैल्यू हमें मिलेगी। अब इम्पैक्ट क्या होता है कि बैंकिंग सिस्टम को, अगर खुद बोलो आप कोई काम कर रहे हो, आपको पैसा किसी को दिया, वो पैसा वापस नहीं आ रहा, आपको किसी और का पैसा भी लौटाना है ना, बैंक को भी तो पैसा देना होता है, उसकी एफडी जो लोग करते हैं उसमें जो पैसा जमा करते हैं इंटरेस्ट रेट फिक्स अमाउंट पे, उनको भी पैसा देना होता है, अपने भी जो खर्चे हैं वो निकालने होते हैं, और प्रॉफिट भी निकालना होता है। अगर आप पैसे उसके एनपीए से नहीं आएगा जहाँ से उसे कमाई है, तो उसे लॉस हो सकता है। उसे कंट्रोल करने के लिए एमपी ने बहुत सारे स्टेप भी लिए हैं, जैसे आपका डेप्थ रिकवर ट्रिब्यूनल बनाई थी डीआरटी 2013 में, ये सेटअप की गई थी, रिड्यूस द टाइमिंग ऑफ द, मतलब कि सेटलिंग जो केस होता था सालों सालों तक चलता है, वो कह रहा है देख लूँगा कोर्ट में आ जाना, तो उसके लिए डीआरटी बना दी थी, ठीक है ना। बहुत सारे अमेंडमेंट चेंज करके इसको बनाया गया था। फिर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो बना था, सीआईबी बना दिया था। इसमें क्या होता है कि प्रिवेंट होता है जो एनपी शेयरिंग है इन्फॉर्मेशन, जो विलिंगफुल डिफॉल्टर है, आपने एक बैंक से लोन ले लिया, आप डिफॉल्टर उस बैंक ने आपको कर दिया, पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ब्यूरो नहीं है, आप पता करवाओ दूसरे बैंक में लोन लेने चला गया, तो ये पता लग जाएगा। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको बता ही चुका हूँ। कॉर्पोरेट डेप्ट जो रीस्ट्रक्चरिंग बनाया गया, फिर ये जो कॉर्पोरेट फेल हो जा रहे थे, डिक्रीज हो जा रहा था रेटिंग उनकी, उनको रोकने के लिए 512 रूल लेके आए। फ्लेक्सिबल रिकंस्ट्रक्शन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लोन इंफ्रास्ट्रक्चर कोर, ये कुछ नहीं है कि आपके पास ये है कि जैसे आपने 5 साल का लोन का, वो 25 साल का लोन कन्वर्ट कर दिया गया, बोला कि आप अपना अच्छे से करो और लॉन्ग टर्म में लोन चुका दो, कि 5 साल से 25 साल तक का कर दिया गया। फिर जॉइंट लैंडिंग फॉर्म लेके आया, मतलब कि जो जॉइंट लैंडर फॉर्म लेके आया। अगर सिचुएशन हो जाती है कि लोन आप नहीं दे पा रहे, तो वन बैंक रिपे द लोन ऑफ अदर बैंक की, ठीक है, बैंक को इस बैंक का लोन हो गया, इसको मुझे पैसे अभी चाहिए,
आप दूसरे बैंक के अप्रोच के पास गए, बोला कि मेरा बिजनेस अच्छा हो सकता है पर मुझे इस बैंक को अभी पैसे देने हैं, तो वो बैंक बोलेगा ठीक है आपका बिजनेस अच्छा हो सकता है, मैं इस बैंक के पैसे पे कर रहा हूँ, आप मुझे पे कर देना। ये लेकर है मिशन इंद्रधनुष लेकर है। बैंकिंग सेक्टर है, इनको अच्छा करना है, इनको कैसे फार्मूला करना है, ABCD GF का फार्मूला है, इस पर कम करना है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ रिकंस्ट्रक्शन लेकर SDR लेकर 2015 में कि स्ट्रेटेजिक तरीके से हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है। फिर एसेट क्वालिटी रिव्यू किया गया, अगर कोई चीज़ है कि कैसे एसेट क्वालिटी रिव्यू आपको करना है। फिर लास्ट में 2016 में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड आया इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे वर्क किया जाता है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा लंबा है, कोई नहीं पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो आती है इंटरपोल से रिलेटेड। इंटरपोल क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 990 इसमें 194 मेंबर है, इंटरनेशनल पुलिस है। अगर कोई भी क्रॉस बॉर्डर क्राइम होता है उसको ये देखती है, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस चीज़ को सबको वर्क करती है। थोड़ा स्पीड में जाऊँगा, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे देखे पढ़ सकते हो। मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। जो इंटरनेशनल क्राइम है, यहाँ से आप भाग जाओ क्राइम करके, तो आपको इंटरपोल में, जो हमारे इंडिया की है ना, वो CBI देखती है इंटरपोल को, इंटरनेशनल पुलिस को इंडिया के अंदर, ठीक है ना। आप CBI बोलेगी इंटरपोल को जाके, जो इंटरनेशनल पुलिस है, कि हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे ऐसे ये आदमी भागा है, आप इसको नोटेट करो किस कंट्री के अंदर ये गया है। ये सब चीज़ों पे वर्क करती है, एक तरह से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, क्योंकि इंडिया के लिए खतरा था, दूसरी कंट्री के लिए खतरा हो सकता है उस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ के लिए लुकआउट नोटिस निकालते हैं चीज़ों को देखते हुए। इनके 3 कोर फंक्शन है, क्या क्या सिक्योर करना है ग्लोबल पुलिस कम्युनिकेशन सर्विस को, यहाँ से भाग के वो अमेरिका चला गया, किस कैसे भी चला गया, वो तो सिक्योर करना वहाँ की पुलिस को पहले ही बता देता है। डाटा सर्विंग और डाटाबेस ऑफ पुलिसिंग देखता है कि ऑपरेशनल डाटा कैसे है। फिर ऑपरेशनल पुलिस सपोर्ट देता है सर्विसेज चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों पर वर्क करता है। ये आप पढ़ लेना क्या क्या सर्विसिंग 24/7 आवर को ऑपरेट करता है। ग्लोबल पुलिस कम्युनिकेशन रखता है। ये मानो जैसे थाने थाने का लिंक रहता है ना शहर में, फिर पूरे इंडिया में लिंक है सभी थानों का, वो रिपोर्ट कहीं भी देख लेते हैं। NCR भी जो डाटा निकाल के आते हैं, ठीक है ना, ऐसे पूरे वर्ल्ड की पुलिस का भी कनेक्शन रहता है। ये सारी चीज़ें कमांड दी जाती है 24 आवर ए डे 7 डे ए वीक, इन सब चीज़ों में वर्क किया जाता है, ठीक है ना, कि पुलिस सपोर्ट सर्विसेज ऑपरेशनल चलाए जाते हैं कि 24 घंटे में, एक दिन में ऐसा, या फिर 7 दिन में, एक वीक में ऐसा, इन सब चीज़ों में। फिर ये जो चीज़ें हैं इंटरपोल पुलिस और क्या करती है, सर्विसिंग डाटा बेस प्रोवाइड करवाती है दूसरे देश की पुलिस को, कि वो कोई आपके यहाँ जो आदमी आ रहा है कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है, ठीक है ना, क्रिमिनल डाटा बेस तो नहीं है, कोई प्रोफाइलिंग तो नहीं है उसकी, कोई थ्रेफ्ट या चोरी वोरी उसने स्टोलन है पासपोर्ट, ऐसे कुछ तो चोरी वोरी नहीं किया। अब लीडरशिप है इनकी, मतलब इसमें और भी चीज़ें स्ट्रक्चर में क्या, अवॉइडिंग द इंटरपोल कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑर्गेनाइज मतलब कि कॉम्प्राइसिस किया हुआ इसने इसके साथ फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जैसे जनरल असेंबली होगी जिसकी इसके अंदर है, एग्जीक्यूटिव, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ये सब इसके अंदर स्ट्रक्चर है। अब ये आप पढ़ लेना इसके अंदर क्या क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके जो ऑफिस हैं, ये ऐसे ऐसे इसके ऑफिस है कंट्री के अंदर। फिर नेशनल ब्यूरो जो है, ये इसके अंदर भी ऑफिस है। फिर कुछ नोटिस निकालता है, जैसे रेड नोटिस। ये क्या होता है, लोकेशन अरेस्ट ऑफ द पर्सन वांट टू बी जुडिशरी, मतलब कि जुडिशियल जुडिशन। अगर कोई इंडिया में भागा हुआ है, वो यहाँ पे रह रहा है इंग्लैंड में, आपको पता है, ठीक है, यहाँ से वो नोटिस निकालेगा, वो इंटरपोल को CBI बोलेगी ये आदमी यहाँ पे रह रहा है और इंडिया में इसकी इंक्वायरी चल रही है, प्लीज़ आप इसके लिए कोई नोटिस निकालो। तो इसके लिए क्या होता है, रेड नोटिस निकाला जाता है। ग्रीन नोटिस वॉर्न किया जाता है कि क्रिमिनल एक्टिविटी इफ देयर पर्सन कंसिडर में आता है तो उसको वॉर्न किया जाता है। ब्लू नोटिस किस चीज़ के लिए होता है, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है किसी पर्सन के बारे में, ब्लू नोटिस। येलो नोटिस होता है कोई पर्सन मिसिंग है। ब्लैक नोटिस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई, कोई बॉडी मिली है उसके लिए नहीं होता है। ऑरेंज नोटिस क्या होता है, वॉर्न करता है ए पर्सन ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि इमिनेंट थ्रेट आ सकता है, दे सकता है। पर्पल नोटिस क्या होता है, अवॉइड करता है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ, मतलब मोडलस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्टिव डिवाइस, हाइडिंग प्लेस यूजिंग बाय द क्रिमिनल, ये जगह है जी भारत में ये क्रिमिनल यूज़ करते हैं, ये जो है। फिर इंटरपोल की UN की जो स्पेशल नोटिस भी निकालता है, इंटरपोल मेंबर जो है उसके एक इंडिविजुअल एक तरह से स्पेशल नोटिस भी निकालते हैं। इंटरपोल जो एंड कोविड-19 में कुछ इसने बहुत अच्छा काम किया है चीज़ों के लिए, ये सब आप पढ़ लेना। और फिर इंडिया में कौन ऑपरेट करता है, इसको कौन देखता है, इसको डेस्टिनेशन बॉडी इंडिया में है आपकी CBI। आपको बस इतना याद रखना है। जो अभी रेड कॉर्नर नोटिस निकाला हुआ है इंटरपोल ने, जो आपकी जो फिगरेटिव जो डायमंड मर्चेंट है नीरव मोदी के खिलाफ निकाला हुआ, पर उन्होंने अभी केस किया हुआ। तो देखते हैं जो भी है, अगर ये हार जाते हैं। फिर रेड कॉर्नर नोटिस किस चीज़ के लिए था, वो आप देखना किस चीज़ के लिए था। वो था आपका कि लोकेशन अरेस्ट द पर्सन वांटेड बाय द जुडिशियल, मतलब जो हमारे देश की जो आपकी संवैधानिक जुडिशरी है उसको मांग है, उसको यहाँ बुलाना चाहती है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू आती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से, G7 नेशन है ये सारे, ठीक है ना। G7 नेशन ने पेरिस में बैठ के बनाया था 1989 में। तो
तो आपको याद रखना है। एफटीए क्या स्ट्रेंथिंग करता है कंट्री को, एंटी कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, कोई टेरर फाइनेंस तो नहीं प्रोवाइड की जा रही है, इन सब चीज़ों को चेक करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को। और 1989 में इसको बनाया गया था, G7 का इनिशिएटिव था ये, जो G7 नेशन मैंने ऊपर बताया। ये क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, प्रमोट करता है, इंप्लीमेंट करता है, लीगल रेगुलेट ऑपरेशन मेजर चलाता है ये, कि कॉम्बैट करना है मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिज्म फाइनेंसिंग आपको कम करना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जहाँ OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में, उसी के साथ ही बैठ जाता है साइड में आके। अभी इसमें 39 मेंबर है, स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे, स्टार्टिंग में इसके मेंबर G7 का इनिशिएटिव था, और भी इंडिया भी इसका मेंबर, आपको याद रखना है। अब इसके अंदर कोई लिस्ट होती है, जैसे ग्रे लिस्ट होगी, ये सेफ हेवन, इसमें क्या होता है, अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में चली गई ना, तो उसमें जो इन्वेस्ट करने बाहर बाहर की कंपनी आती है वो नहीं आती है, वो बोलती है सेफ हेवन नहीं है, आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो ये सपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिज्म फाइनेंसिंग को। ब्लैक लिस्ट में क्या होता है, इनके साथ कॉपरेट ही नहीं करना, इस कंट्री के साथ बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड कर देना, ये निकालते हैं नोटिस, तो बाहर के नेशन पे इफेक्ट पड़ता है। स्टार्टिंग में क्या था, इसमें क्या चेक किया जाता था, सिर्फ इसमें मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्टिंग में देखा जाता था, बाद में टेररिस्ट फाइनिंग भी इसमें ऐड किया गया है, ऐसा आपको याद रखना है। इतना ही न्यूज़ थी रिलेटेड टू डिजिटल टैक्स, जो है मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ, ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, मतलब कंसर्न क्या है, यूटीआर जो मैं आपको ऊपर समझाया भी है चीज़ों के ऊपर लेते हुए, फिर और क्या चीज़ है ये मैं आपको कल रिपीट कर दूंगा, आज थोड़ा लंबा हो गया। थैंक यू सो मच।